नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गए रविवार हम आपसे जुड़े थे एक एक्सपर्ट के साथ जिनकी एक्सपर्टीज़ है स्पेशल एजुकेशन में। अगर बच्चों को सही समय पर सही स्टिमुलेशन ना मिले तो उससे उनके डेवलपमेंट में क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं। आज हम फिर से उन्हीं एक्सपर्ट के साथ जुड़े हैं, डॉक्टर श्रुति भार्गवा। श्रुति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते एंड थैंक यू वंस अगेन आरती। श्रुति मैम फाउंडर हैं शहर एक नई उड़ान ये सेंटर के, और ये सेंटर 2010 से काम कर रहा है उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ तकलीफ़ें हैं उनके डेवलपमेंट में, जहां उनके ग्रोथ में कुछ डिलेज़ हैं। उन बच्चों के साथ मैम काम करते हैं, उनकी टीम काम करती है 1-to-1, ताकि जो भी डिलेज़ उनके डेवलपमेंट में हो रहे हैं या ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसा गैप क्रिएट हो रहा है जहाँ से बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने से रुकावटें आ रही हैं, तो वो गैप जो फिल करने का काम है वो मैम और उनके टीचर्स करते हैं। शहर में मैम टेस्टिंग करते हैं उन बच्चों को जहाँ पर कुछ तकलीफ़ें डेवलपमेंटल एरियाज़ में दिखती हैं, और यहाँ पर उन्हीं बच्चों के लिए फर्दर प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं जिन्हें स्टिमुलेशन प्रोग्राम कहा जाता है, ताकि बच्चे को जिस एरिया में तकलीफ़ हो रही है उस एरिया में उसे सही स्टिमुलेशन दिया जाए। डेफिनेटली हम 100% स्टिमुलेशन अगर देते भी हैं तो भी बच्चे का ग्रोथ जो है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा, लेकिन इसमें भी समय लगता है। आप ये ना सोचें कि आपने 1 या 1.5 महीना इस प्रोग्राम को कराया और बच्चों को आपने इमिडिएटली मेन स्कूल में या नॉर्मल स्कूल में एडमिट कर दिया तो उससे फ़र्क होगा। इट हैज़ टू गो ऑन। बच्चे को कंसिस्टेंटली ये प्रोग्राम में आपको रखना पड़ेगा, उनको वो ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके वो स्किल्स डेवलप होंगी। हमने अभी एक पेरेंट को आपसे बात करते हुए देखा, और जहाँ आप उनके बच्चे की टेस्टिंग कर रहे थे, तो अगर थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि किस तरह की तकलीफ़ थी बच्चे को और ये पेरेंट क्यों आए आपके पास। मेरे पास जो बच्चे असेसमेंट के लिए आते हैं यूजुअली 2-3 सोर्सेज हैं उसके। या तो पीडियाट्रिशियंस जो बच्चों के बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उनको अगर लगे कि बच्चे में शायद कोई डिले है या कोई बिहेवियर बच्चे का उसके एज के हिसाब से सही नहीं लगे, तो वो पीडियाट्रिशियंस मेरे को बच्चों को रेफ़र करते हैं। अनदर प्लेस जहाँ से मुझे रेफरल्स आते हैं वो स्कूल्स हैं, क्योंकि स्कूल में आजकल अब जैसे स्कूल वापस से खुल गए हैं तो बहुत से बच्चे कोरोना के बाद वापस स्कूल्स जाने लगे हैं। तो कई बारी टीचर्स के नज़र में वो आता है बच्चा की कुछ बिहेवियर या कुछ डेवलपमेंट थोड़ा सा ट्रैक से अलग है, तो वो लोग पेरेंट्स को कहते हैं कि एक असेसमेंट आप करवा लीजिए, या बाय वर्ड ऑफ माउथ पेरेंट्स आते हैं। अभी जो बच्चा आया था ये स्कूल के रेफरल से आया था। इसको बेसिकली प्रॉब्लम यही हो रहा था कि बिहेवियर्स जो थे बच्चे के वो अंडर जिसे कहते हैं कंट्रोल नहीं थे। तो एक जगह सही से बैठ नहीं रहा था, इंस्ट्रक्शन सुनने में मुश्किल हो रही थी, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में मुश्किल हो रही थी, एंड वो इतना सेल्फ ऑक्यूपाइड था कि कुछ भी बोल रहा था, वॉल्यूम हाई करके बोल रहा था, कॉन्स्टेंटली मदर फादर के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, या एक जगह से दूसरी जगह उठ के बैठना। तो ऐसे बिहेवियर के साथ जाहिर सी बात है कि बच्चे को जो टास्क दिया जा रहा था वो उसको अटेंड ही नहीं कर रहा था। एंड क्योंकि वो ना तो टास्क अटेंड कर रहा था, ना मटेरियल को ठीक से देख रहा था, ना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, तो टास्क उससे हो नहीं रही थी। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इस बच्चे को वैसे मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, इट वाज जस्ट दीज बिहेवियर्स जिसकी वजह से ये बच्चा टास्क जो था, जो मैं उसको करवाने की कोशिश कर रही थी, वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। बहुत क्लियरली कई बारी मुझे लग रहा था कि उसको आंसर पता था, पर वो इसी उधेड़बुन में था कि मैं इसके बाद उधर खेलने जाऊंगा, मैं इसके बाद इधर जाऊंगा, मुझे चॉकलेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो ये जो बिहेवियर्स बच्चे के थे वो उसके परफॉर्मेंस के बीच में आ रहे थे। एंड अगर हम इस बच्चे को क्लास में सिचुएट करके देखें तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर, क्योंकि टीचर के पास तो दूसरे 20-25 बच्चे और होंगे, उसके साथ में ये बच्चा है। ही ऑल्सो हैड अ टेंडेंसी टू हिट, क्लास में बच्चों को पुश करता था या बाल खींचता था, तो दूसरे बच्चे भी उसके साथ फ्रेंड्स नहीं हो रहे थे। तो ये बच्चा अगर क्लास में हो तो उसके बिहेवियर्स को मैनेज करना, उसको टीचर को इंस्ट्रक्ट करना, उससे काम करवाना, इट बिकम्स अ चैलेंज। एंड हम बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं कि वो पढ़े, वो सीखे। तो अगर वो ही वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, सो द एंटायर एक्सरसाइज
नॉन मीनिंगफुल हो जाती है। तो आज जो असेसमेंट हुई उसके बेसिस पे थोड़ा समझ आया कि क्या कॉजेज हैं इस बच्चे के बिहेवियर के कंट्रोल में ना रहने के। तो अब एज द नेक्स्ट स्टेप पेरेंट्स को भी काउंसिल किया गया है कि दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, सो अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या ऑल्टरनेटिव बच्चे के लिए वर्कआउट किया जा सकता है जिससे ही डज नॉट मिस आउट ऑन इंटरेक्शंस, या जो उसको इनपुट अभी मिलना चाहिए उस पर वो मिस आउट ना करे। तो वो भी थोड़ा उनको सुझाया गया है। एंड ऑफ कोर्स ये उनको कहा गया है बहुत क्लियरली कि द बिहेवियर्स विल हैव टू कम अंडर कंट्रोल, बच्चे को हमको हेल्प करना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म उसको ग्रुप में फंक्शन करने में मुश्किल होगी, दिक्कत आएगी। लेकिन अब जो भी बच्चे हम देख रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स अब रेगुलर मोड पे स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे अभी जिन्हें तकलीफ़ हो रही है वो रीडिंग राइटिंग स्टेज में हैं। अगर बिहेवियर इश्यूज़ को हम सही समय पर करेक्ट नहीं करेंगे तो क्या तकलीफ़ें इन बच्चों को रीडिंग और राइटिंग में आ सकती हैं? जो बच्चे मेरे पास आजकल आ रहे हैं स्कूल रेफरल से, इनको बेसिक रीडिंग राइटिंग आ गई है। तो बहुत पेरेंट्स आके मुझे बोलेंगे कि मैम 1 to 50 लिख लेता है, ABCD बोल देता है, एंड सच्ची में उनको वो आता है, पर अदरवाइज और जो बेसिक स्किल्स हैं वो एब्सोल्युटली मिसिंग है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज नहीं है, बच्चा 2 सेंटेंस भी अपने आप से बोल नहीं पाता जब तक आप उसको प्रॉम्प्ट नहीं करें, जब तक आप उसके रितसर मुंह में वर्ड्स नहीं डालें। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर नहीं बोलेगा, कई बार क्वेश्चन ही रिपीट करेंगे या वही सेंटेंस वापस से रिपीट कर देंगे, बैठेंगे नहीं, आप जो कह रहे हैं उससे इररेलेवेंटली ही कुछ और कहेंगे या करेंगे। सो ये बिहेवियर्स अगर हम वापस से क्लासरूम सिचुएशन में कन्वर्ट करें तो कल को उठ के जैसे जैसे इनकी क्लासेस आगे आगे बढ़ेंगी, कंटेंट ज़्यादा बढ़ेगा, उनको बुक्स रीड करनी पड़ेंगी, उनको ब्लैक बोर्ड देखकर वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, उनको मैम के इंस्ट्रक्शन से अपनी बुक किसी पेज नंबर पे खोलनी पड़ेगी, कॉपी कहाँ पे खोल के हमें किस पेज पे लिखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। पर ये सब करने के लिए द चाइल्ड हैज़ टू बी एबल टू कंट्रोल हिज बॉडी मूवमेंट, कि एक जगह सही से बैठे, हाथ पैर हिलते हुए नहीं हो इधर उधर, बैठकर सही से सुने कि वो एडल्ट मुझे क्या बोल रहा है, तो ही ये सब एक्टिविटीज़ ये आगे चला पाएंगे। बहुत बार ये भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कहीं पे भी कॉपी खोल के लिखना शुरू हो जाएंगे, बुक कहाँ रखनी है, कहाँ से निकालनी है, वो भी उनको पता नहीं लगता है। सो सी फॉर द टीचर इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वही इंस्ट्रक्शन बार बार बच्चे को देनी पड़े, मॉनिटर करना पड़े कि वो बच्चे ने करा कि नहीं करा, उसमें टीचर का बाकी टीचिंग टाइम भी जाता है, प्लस इस बच्चे को भी वो उतने अच्छे से शायद ना भी ध्यान दे सके। सो बहुत मिसिंग लिंक्स होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो बेसिक स्किल्स ये बच्चा नहीं दिखा रहा है टू बी इन अ क्लासरूम सिचुएशन। तो उसकी हमको थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़े, उसके लिए बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा थोड़ा। तो अगर क्लासरूम में हो पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो देन वन विल हैव टू मेक यूज़ ऑफ अ सपोर्ट प्रोग्राम। जब हम पेरेंट को ये बताते हैं कि कुछ इशू दिख रहा है बच्चे में, अब बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट के लिए एक्सेप्ट करना कि नहीं मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल है। वी ऑल्सो से कि नहीं बच्चा एकदम सही है। पेशेंस का काम है ये, क्योंकि बच्चे के साथ तो काम करना है, लेकिन इफ़ पेरेंट डजंट सपोर्ट, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। सी बहुत इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन हो रहा है जब हम पेरेंट्स को कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जो बच्चे के काम में आड़ी आएंगी, तो एज यू आर राइटली सेइंग कई पेरेंट्स नहीं बिलीव करते, क्योंकि सी क्या होता है जनरली आप पब्लिक में देखिए तो व्हाट इज़ द कट ऑफ, कि पढ़ लिख रहा है ना तो ठीक है। तो अगर बच्चा 1 to 50 बोल रहा है, ABCD लिख रहा है, तो पेरेंट नहीं मानता है कि प्रॉब्लम है उनके हिसाब से। तो ये देखो ना मैम कलर्स आते हैं, उसको सब आता है। तो मैं जब उनको ये बोलने की कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छा है कि आपने ये मेहनत करके बच्चे को सिखाया है, उसको आता है, पर 1 2 3 4 ये स्किल्स अभी उसमें लैकिंग है जो हमें डेवलप करवानी है, जो आगे जाके बच्चे को हेल्प करेंगी। तो कई पेरेंट्स उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, कुछ पेरेंट्स समझ भी जाते हैं फर्स्ट टाइम पे बताने से, या खुद भी उन्होंने शायद महसूस करा होता है कि हाँ देखो ना ये ऐसा नहीं करता है तो सी उसका काम पूरा नहीं होता है। सो इट्स अ मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप।
कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनके साथ बातचीत करें तो भी दे विल रिवर्ट बैक टू द सेम सिचुएशन, पर फिर जब बच्चा अटकने लग जाता है रियली में या स्कूल से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लग जाती हैं, फिर थोड़ा वो इस बात को रियलाइज़ करना शुरू होते हैं कि नहीं, हेल्प चाहिए। तो पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को रीडिंग राइटिंग आना चाहिए, बच्चे को नंबर्स आने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। अभी जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं बहुत छोटे हैं, राइट टाइम है कि हम उनके बिहेवियर कंट्रोल को भी सही ट्रैक पर ले आएँ, जिससे कि आपके जो ये बच्चे हैं जो अभी की रीडिंग राइटिंग के साथ शायद कोप कर रहे हैं, आगे जाके जब ये करिकुलम्स और बढ़ जाएं तो उसमें उनको मुश्किल ना आए। तो हम यही कह रहे हैं कि अभी हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा उनका बिहेवियर कंट्रोल ले आएँ, थोड़ा सा उनको हेल्प करें कि ग्रुप सिचुएशन में किस तरह से हमको बिहेव करना है, दूसरों के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है, वो सब में अगर हम इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, देन दे आर गोइंग टू बी फाइन, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। सो ये थोड़ा सा स्टॉप गैप जैसा इनपुट ज़रूरत है बस। किसी भी पेरेंट को ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे में तकलीफ़ है, मेरा बच्चा बेस्ट है, हमें यही सुनने की आदत है। पर ये तकलीफ़ भी हमारे बच्चे की है और हमें ही सॉल्व करनी है, ये भी हमें ही जानना ज़रूरी है। और राइट समय पे अगर हम इसे करेक्ट कर लेंगे तो बच्चे की जो आगे की एजुकेशन जर्नी है वो हम स्मूथ बना पाएंगे। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि बच्चा जो है ये पार्ट ऑफ ग्रुप है। हम बच्चे को, हालांकि कोविड में बच्चे घर पर रहे, इंटरेक्शन नहीं था, ग्रुप नहीं था, पर जब बच्चा स्कूल में जाता है, हमारा एक मोटिव है स्कूल में डालने का कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चा जो है अपने खुद के एज के जो बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना सीखे, उनसे बात करे, उनसे सीखे, उनके इंस्ट्रक्शंस लेना सीखे, सामने जवाब देना सीखे। बहुत सारी स्किल्स बच्चे जाके सीखते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा किसी भी तरीके से कोई भी डेवलपमेंटल एरियाज़ में पीछे पड़ रहा है तो उसे करेक्ट करना सही समय पे बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक्चुअली उस ग्रुप का हिस्सा बन पाएगा, वरना वहाँ पे भी एडजस्ट होने में उसे तकलीफ़ या दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई तकलीफ़ रूटीन एक्टिविटीज़ में हो रही है, या जब बच्चे नॉर्मल बात करते हैं तब बात करने की तरीका अलग है, बॉडी मूवमेंट्स को लेके बहुत ही अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, या फिर अभी तक बड़े हो गए हैं पर अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं। और इसके लिए अगर आप अपने स्कूल टीचर्स से बात करें या फिर अगर आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर लीजिए। और सही समय, जैसे मैम ने अभी बताया कि बच्चे छोटे हैं तो हम करेक्ट कर देंगे तो आगे की जर्नी और स्मूथ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मैम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम इतने सारे जितने भी इंटरव्यूज़ हमने अभी तक एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस किए हैं, वी हैव ऑलवेज मेंशन्ड कि फाउंडेशन ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन डेवलपमेंट अगर सही तरीके से बच्चे में हो जाता है तो कितनी हैप्पी हो जाती है हर चीज़, लेकिन कहीं अगर डिले होते हैं तो वो सारी चीज़ों को अगर कवर अप ना किया जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप ये प्रोग्राम मैम इतने सालों से, पहले आप कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ाते थे, अब आप बच्चों के साथ 1-to-1 काम करते हैं, तो व्हेन किड्स कम टू यू फॉर दिस पर्सनल जो स्टिमुलेशन प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम 1-to-1 करते हैं और बच्चे जब आते हैं, कितना प्रोग्रेस आप देखते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है कि जब बच्चा शॉर्ट टर्म के लिए आता है और लॉन्ग टर्म अगर आपके साथ जुड़ा रहता है तो? जब हम प्रोग्रेस की बात करें तो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है ना, तो वो डिपेंड करेगा कि बच्चे को जो इनिशियल प्रॉब्लम थी एट द एंट्री लेवल वो कितनी ज़्यादा थी। तो कई बच्चों में अगर माइल्ड सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ हों तो वो कई बार रेक्टिफाई भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही हो तो थोड़ा टाइम लगता है, एंड शायद जिसे हम वर्ड वो नहीं यूज़ करना चाहिए, नॉर्मल ना भी हो पाए, पर ये ज़रूर होता है कि हम अगर बच्चे को सही इनपुट दें उसकी ज़रूरत के हिसाब से, तो ज़रूर जिस लेवल पे वो एंटर हुआ है उससे वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरा ये भी है कि कितनी जल्दी वो बच्चा आया। अगर वो बच्चे की एज बड़ी हो गई है
तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि अभी तक के जो भी वो बिहेवियर्स दिखाता आया है, जो भी उसका वे ऑफ इंटरेक्शन है, जो भी उसका एटीट्यूड टू वर्क है, वो सब इतना हैबिट उसको हो जाती है, तो उस हैबिट को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना अनलर्न करवाना है। तो उसको पहले उसके सिस्टम में से निकालना और फिर सही सिखाना, उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीछे से पेरेंटल बैकअप कितना मिलता है बच्चे को। सो अगर पेरेंट्स हम जो यहाँ करवा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अगर फिर से घर में जाके रिपीट करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो बच्चा और ज़्यादा जल्दी जल्दी इम्प्रूव होगा। बट ये तो हमने ज़रूर देखा है कि जो भी बच्चे यहाँ आए हैं उनमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ ग्रुप इंटरेक्शंस। छोटी छोटी चीज़ें कि दूसरों के साथ बैठ के सही से खेलना है, मटेरियल शेयर करना है, हमने टर्न लेनी है, या अगर एक बच्चा कुछ खेल रहा है और हमें वो मटेरियल चाहिए तो हमें वेट करना है, छीन नहीं लेना है। तो इस तरह की जो बेसिक हम सोशल इंटरेक्शन स्किल्स बोलते हैं वो ज़रूर वो सीख लेते हैं। अब कई बच्चों को स्पीच के इश्यूज होते हैं, डिलेज होते हैं, तो वो सारे बोलने नहीं लग जाते हैं, बट एटलीस्ट दे लर्न कि कुछ बोलना है तो एक्सप्रेशन सीख जाते हैं, चाहे वो बाय जेस्चर करें, चाहे वो कुछ अपने वे से मम्बल करें, बट वो हमको बता पाते हैं कि क्या चाहिए हमें। दूसरा ऑफ कोर्स एज आई से वी ट्राई कि बच्चों को परसिस्ट करना है कि जो हमने काम दिया है, वेदर इट इज़ आर्ट एक्टिविटी या सॉन्ग्स में पार्टिसिपेट करना है या हमारे एक्शंस फॉलो करने हैं, तो ध्यान दें, फॉलो करें। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तुमने खड़े होना है, यहाँ पे नेक्स्ट चाइल्ड ने खड़ा है, तो वहाँ पे वो खड़े रह सकें, अपने आप को इधर उधर घूमना शुरू नहीं हो। सो ये जो बेसिक स्किल्स ज़रूरी होते हैं फॉर लर्निंग, दैट इज़ व्हाट वी वर्क ऑन। तो मोस्ट बच्चों में वी हैव बीन सीइंग की प्रोग्रेस होती है। अब एज आई एम सेइंग परसेंटेज हम नहीं बता सकते क्योंकि हर एक का बहुत इंडिविजुअल कोर्स चलता है। सिमिलरली विद रीडिंग एंड राइटिंग, फॉर मोस्ट चिल्ड्रन हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको सिखा पाते हैं, वेदर दे हैव द लैंग्वेज और दे डोंट हैव द लैंग्वेज। सो बेसिक चीज़ें अपने अराउंड क्या है, कॉन्सेप्ट्स जैसे बिग स्मॉल मोर लेस है, फैट थिन है, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, कलर्स रिकॉग्नाइज करने हैं एक्सेट्रा। सो फॉर मोस्ट चिल्ड्रन हम लोग वो एनफोर्स कर पाते हैं। एंड अभी तो हमारा भी प्रोग्राम थोड़ा डिस्टर्ब रहा कोरोना के पीछे, बट पर ईयर हमारे यहाँ से ट्रेन होके एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन यूज टू गो इन टू द मेन स्ट्रीम एंड दे वर डूइंग एवरेजली वेल। तो दैट वाज समथिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइंग फॉर अस। तो इम्प्रूवमेंट तो हर बच्चे में होती है बिकॉज वी सी टू इट कि हम टारगेट करके वो इनपुट्स दें जो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो ग्रुप में भी है, प्लस इंडिविजुअल बहुत फोकस करता है बच्चे की नीड्स को। तो चलिए मुलाकात करते हैं शहर के बच्चों के साथ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखिएगा ज़रूर कि कितने पेशेंस के साथ इनके टीचर्स काम करते हैं। और आई थिंक इसीलिए टीचर्स का जो प्रोफेशन है वो उसे सबसे ऊपर कहा गया है, क्योंकि जो टीचर जो है उसमें इतना ज़्यादा परसिस्टेंस है, इतना ज़्यादा पेशेंस है, इतना ज़्यादा लव है, और इसीलिए शायद वो इतना अच्छा काम बच्चों के साथ कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड विज़िट शहर और मिलते हैं बच्चों के साथ। शहर के बच्चे यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने टीचर्स के साथ। श्रुति मैम, अगर आप थोड़ा बता पाएँ कि ये बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा इंडोर प्ले चल रहा है। यहाँ पे एज यू कैन सी हम ट्राई करते हैं कि इनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बिठाएं, जिससे कि ये लोग एक पर्सन का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके एंड इंडिपेंडेंटली देखिए अपना काम करना सीखें। कई बच्चों को फिज़िकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो टीचर्स उनका हाथ पकड़ के फिटिंग, फिक्सिंग एक्सेट्रा भी करवाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन थोड़े टाइम के बाद इंडिपेंडेंटली इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ग्रुप में बैठ के अपना काम कर पाते हैं। जैसे उस टेबल पे आप देख सकेंगे कि हर एक बच्चा अपने अपने मटेरियल के साथ मीनिंगफुली इंटरैक्ट करके काम कर रहा है। इंडिविजुअल के साथ साथ मैम का टारगेट ये भी है कि बच्चे ग्रुप में काम करना सीखें, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना सीखें, बैठने के साथ साथ मटेरियल शेयर करना सीखें। तो ये सारी चीज़ों का फोकस जो है, आई थिंक हम पेरेंट्स ना कहीं ये चीज़ें भूल जाते हैं। हम हमेशा स्कूल में इसीलिए बच्चों को डालते हैं सोच कर के बच्चों को ABCD आना चाहिए, नंबर्स आना चाहिए, कलर्स आने चाहिए, शेप्स आने चाहिए, बट ये ज़रूरी है आप सबको समझना
कि हर उम्र में जब भी बच्चा किसी क्लास में जाता है या प्रोसीड होके आगे प्रमोट होता है तो करिकुलम वाइज तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख ही लेता है, लेकिन जो ये बेसिक उनके बिहेवियर की स्किल्स है जो रूटीन में आनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा बैठना ही नहीं सीखेगा तो कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा? आप मुझे बताएं, कैसे कंसंट्रेट करेगा क्लास में कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, मैम क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अगर बच्चे को यही नहीं पता कि जो टीचर बोल रही है वो मुझे सुनना भी है और सुनने के बाद रिप्लाई करना है, उसका जवाब देना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रूटीन एक्टिविटीज़ में बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पेरेंट्स से भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं, पूछते हैं इनका रिव्यू कैसा है इस स्टिमुलेशन प्रोग्राम के बारे में। अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं अनाया की मम्मा एंड शी इज़ सुरभि। हाय सुरभि, आप यहाँ पर कितने महीने से आ रही हैं अनाया को लेकर? लास्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ से आ रहे हैं। कितना प्रोग्रेशन आपको दिख रहा है अनाया के बिहेवियर में? कितना फ़र्क लगता है उसके बिहेवियर में जब वो आई थी और तब से अब 3 महीने के बाद? मैम बहुत सारे प्रोग्रेस दिख रहे हैं उसमें। एक्चुअली जब वो आई थी वो एक जगह प्रॉपर बैठ नहीं पाती थी, अभी तो वो सिट करके मतलब प्रॉपर एक्टिविटी करती है, कलरिंग मतलब बहुत सारे कलरिंग करती है और वो थंब प्रिंटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग यहाँ पे कराते हैं, वो राइम्स वगैरह, मतलब मोर एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड है। राइट, तो घर में आपको उसके बिहेवियर में कितना डिफरेंस दिखता है जो पहले था बिना स्टिमुलेशन के? एक्चुअली पहले वो हमारी बात को सुनती नहीं थी प्रॉपर, अभी वो सुनती है, कमांड फॉलो करती है, प्रॉपर जगह एक जगह बैठ के टीवी देखना, सॉन्ग सुनना, ये सब करती है अभी। पहले जो ये सब चीज़ उसमें नहीं थी, अभी बहुत सारी चेंजिंग है उसमें। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शहर में आने के बाद? मैम एक्चुअली मेरी बेटी को डिले डेवलपमेंट है, तो उसको मैं बहुत सारी जगह पे लेके गई हूँ। मतलब वो 3 साल की थी तब से मैं उसको लेके दौड़ी रही हूँ, पर उसका राइटिंग नहीं आ रहा था। यहाँ पे 3 मंथ हुए हैं पर मेरी बेटी का राइटिंग आया। मतलब लाइक वो 1 to 7 लिख रही है, A to I लिख रही है, इवन अभी वो J भी लिख रही है और मुझे उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ता है घर पे, वो अपने आप कर रही है। और उसके कलर्स रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम हो रहे थे तो वो भी उसको बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और उसकी समझ, मतलब जो उसका स्पीच था ना वो मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन था उससे वो ज़्यादा बोल रही है और समझती है, बोलती है, बहुत अच्छे से करती है। वी आर सो हैप्पी, आपके फेस पे जो एक स्माइल दिख रही है ना एज अ सेटिस्फाइड मदर, आई थिंक आई कैन सी दैट। तो आप ऑडियंस में अगर ट्यूटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ ये सारी चीज़ों की नोट रखिए। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह के बिहेवियर में आपके बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ एक्सपर्ट्स के साथ बात करें और उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। आपकी पेरेंटिंग जर्नी और भी अच्छी हो और भी पॉजिटिव हो, यही हमारी इच्छा है। इसीलिए ये सारे प्रोग्राम्स हम आप तक लेकर आते हैं ताकि आप जो हैं वो जितने खुश रहेंगे एज पेरेंट्स, आप शायद उतनी ही पॉजिटिविटी अपने बच्चों को दे पाएंगे और उतने ही बच्चे पॉजिटिवली ग्रो होंगे और उनका फ्यूचर और भी अच्छा बनेगा। अगर आपको ये टॉक्स अच्छी लग रही हैं, चर्चाएं पसंद आ रही हैं तो VNM TV किड्स का चैनल है, यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। VNM TV अब OTT सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर हैं, इन्हें लाइक करें, शेयर करें और जहाँ तक हो सके हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ना मत भूलें। बाय बाय एंड हैप्पी संडे टू एवरीबॉडी।